हालांकि जब रूस की मिसाइल की टेस्ट की खबर आई थी तो अमेरिका ने उसे रूटीन बताया था और साफ कहा था कि मिसाइल परीक्षण से उसे और उसके साथियों को कोई खतरा नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी कहा था कि उसने रूस के मिसाइल टेस्ट को ट्रैक भी किया है। अब सवाल यह है कि क्या रूस की सरमात मिसाइल के पीछे अपने 2 RC-135S हवाई जहाज लगाकर अमेरिका उसे ट्रैक कर रहा था, या ये रूस की मिसाइल की जासूसी थी? ये शक इसलिए क्योंकि अमेरिका के इस काम के लिए अपने RC-135S प्लेन को चुनने के पीछे रक्षा विशेषज्ञों को साजिश की बू आ रही है। इसकी वजह यह कि RC-135S प्लेन अमेरिका ने अपने दुश्मन की जासूसी करने, उस पर नजर रखने के लिए ही बनाया है। अमेरिका अपने इस हवाई जहाज को विवादित इलाकों के बारे में इंटेलिजेंस जुटाने के लिए काम पर लगाता रहा है। अमेरिका के पास इतने हवाई जहाज हैं, वो कोई और भी विमान तो उड़ा सकता था, लेकिन उसने RC-135S जासूसी करने वाले प्लेन को ही क्यों चुना, और वो भी उसी दिन क्यों उड़े जिस दिन रूस की मिसाइल का टेस्ट था? मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि 2 दिन पहले जब रूस की सरमात मिसाइल का टेस्ट हुआ, उसी दिन अमेरिका के दोनों RC-135S हवाई जहाजों ने अलास्का में अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरी और फ्लाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में वो बेरिंग सागर के ऊपर उड़ते नजर आए। अब बेरिंग सागर उत्तरी प्रशांत महासागर का वो हिस्सा है जो अमेरिका के अलास्का और रूस के बीच में है। बेरिंग सागर के पूर्व में है अलास्का और पश्चिम में रूस की तरफ है उसका कमचत्का प्रायद्वीप। वही कमचत्का प्रायद्वीप जहां रूस की सरमात मिसाइल टेस्ट के बाद गिरी थी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह बहुत ही असामान्य है कि जब अमेरिका ने अपने 2 RC-135S एक ही मिशन पर लगा दिए, जो कि ऑपरेट भी एक साथ हो रहे हैं। इस बीच रूस के एक न्यूज चैनल पर अमेरिका में रूसी हमले से 30 लाख लोगों के मारे जाने का अनुमान जताकर उसका मजाक उड़ाया गया। इस दौरान दावा किया गया कि यूक्रेन का साथ दे रहा अमेरिका रूस की घातक मिसाइलों से डरता है। यही नहीं, इस न्यूज चैनल पर चर्चा के बीच यह भी दावा किया गया कि अमेरिका को सबसे ज्यादा डर रूस की परमाणु बम दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमात से है, जिसे अगर रूस ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर गिरा दिया तो वहां करीब 30 लाख लोग मारे जाएंगे। ऐसा कहते हुए उस शो में शामिल सभी लोग अमेरिका का मजाक उड़ाते नजर आए। रूस का दावा है कि सरमात मिसाइल सबसे ज्यादा रेंज वाली पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है। उधर अमेरिकी मीडिया में रूसी राष्ट्रपति के एक वीडियो के जरिए उनकी सेहत पर सवाल उठाए गए। इसमें आशंका जताई गई कि पुतिन को कोई गंभीर बीमारी है, और यही वो वीडियो है जिसके बहाने पुतिन को घेरा गया। इसमें रूसी राष्ट्रपति वहां के रक्षा मंत्री के साथ बैठक करते दिखे। अमेरिकी पत्रकारों ने सवाल उठाया कि पुतिन के साथ कुछ तो जरूर गलत हो रहा है। उनका इशारा रूसी राष्ट्रपति की सेहत की ओर था। अपने इस दावे को साबित करने के लिए उन्होंने वीडियो को ध्यान से देखने को कहा, खासतौर पर पुतिन के हाथों और कंधों को। अमेरिकी मीडिया ने पुतिन के कंधे झुके होने और हाथ ज्यादा नहीं हिलने की बात कही। इसके अलावा बताया गया कि इस बैठक में बोलते समय पुतिन का चेहरा भी ज्यादा नहीं हिला। ये वही बैठक है जिसमें पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को मारियोपोल स्टील प्लांट में हमला नहीं करने का आदेश दिया था। पिछले दिनों रूस के रक्षा मंत्री को भी दिल का दौरा पड़ने की खबर आई थी। जबकि पुतिन के बारे में अमेरिकी मीडिया में पिछले दिनों ये खबरें उड़ी कि उन्हें थायराइड कैंसर है, साथ ही वो 35 बार इसका चेकअप भी करवा चुके हैं। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों उनके चेहरे में सूजन वाली एक तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब पुतिन पर उनकी सेहत के बहाने सवाल उठाए गए हों। हाल ही में ब्रिटेन के मशहूर मनोचिकित्सक नोल मैकडर्मट ने दावा किया था कि कोरोना संकट ने रूसी राष्ट्रपति के दिमाग पर गहरा असर डाला। कहा जा रहा है कि इससे वो एक तरह से पागल की तरह बन गए। इसी का नतीजा यूक्रेन जंग है। जब से कोरोना काल शुरू हुआ तभी से पुतिन ने लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वो पिछले 2.5 साल में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं से ऐसे ही मिलते रहे। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के डबल गेम का पर्दाफाश हुआ है। एक और चीन इस जंग की शुरुआत से ही खुद को रूस के साथ खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने यूक्रेन पर हमले का विरोध भी नहीं किया, लेकिन दूसरी ओर वो अपने फायदे के लिए यूक्रेन को रूस से लड़ाई के लिए ड्रोन भी सप्लाई कर रहा है, जिसका यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी किया। वहीं यूक्रेन ने चीन पर यही ड्रोन रूस को भी बेचने का आरोप लगा दिया। साथ ही चीन से रूस पर इन ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर दी और यूक्रेन के इन आरोपों ने चीन के षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया। हालांकि चीन तो पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को भांपकर पहले ही इससे फायदा लेने की कोशिश में जुट गया था, जिसके लिए उसने जंग की शुरुआत से ठीक पहले रूस के साथ गेहूं, गैस और कोयला खरीदने का करार कर लिया और युद्ध की वजह से इनकी कीमतों में उछाल के बाद उसने इनकी जमाखोरी शुरू कर दी।
ताकि बाद में इन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सके। यही नहीं, चीन ने अपने गेम प्लान के तहत अपनी करेंसी युआन की तुलना में रूसी करेंसी रूबल की कीमत गिरने दी, जिसके लिए उसने रूबल की गिरती कीमत के बीच अपने देश में विदेशी करेंसी बदलने के रेट में ढील दे दी। और इसका उसे फायदा भी मिला, क्योंकि रूबल की कीमत गिरने से चीन के लिए रूस से होने वाला आयात बेहद सस्ता हो गया। खबर है कि पहले से प्रतिबंधों की मार झेल रहे पुतिन को चीन ने धोखा दे दिया। रूस अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीन के साथ एक समझौता करना चाहता है, लेकिन जिनपिंग सरकार ने समझौते से अपने हाथ पीछे खींच लिए। असल में पुतिन चीन की कंपनी यूनियन पे के साथ एक डील करना चाहते हैं। बताया गया कि अगर ये डील कामयाब होगी तो रूस के लोगों को अपने देश और विदेशों में यूनियन पे कार्ड से पेमेंट करने की मंजूरी मिल जाएगी। इस सौदे को अमेरिका के मास्टर और वीजा कार्ड की काट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इन दोनों ने रूस में अपनी सेवाएं बंद कर दी थी और उनके इस एक्शन के बाद रूसी बैंकों की तरफ से जारी किए गए मास्टर और वीजा कार्ड ने रूस से बाहर काम करना बंद कर दिया था। ऐसे में इस मुश्किल से निकलने के लिए पुतिन ने अपने दोस्त जिनपिंग से मदद मांगी, मगर जिनपिंग ने पुतिन के इरादों पर पानी फेर दिया और इस सौदे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। या यूं कहें कि वो लंबे चौड़े वादे करने वाला चीन अपने दोस्त की मदद करने से मुकर गया, क्योंकि उसे डर है कि रूस के बैंकों के साथ रिश्ते रखने पर पश्चिमी देशों का हंटर कहीं उस पर भी न चल जाए। चर्चा है कि इसी खतरे को भांपते हुए जिनपिंग सरकार ने इस योजना पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया। ऐसे में चीन के रवैये पर फिर सवाल उठ गए, क्योंकि वो जंग की शुरुआत के पहले दिन से पुतिन के सुर में सुर मिलाता रहा, मगर जब रूस को अपने इस दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो वो पीछे हट गया। वहीं यूके सरकार ने जंग के दौरान यूक्रेन के जवानों को ट्रेनिंग देने की बात कबूल कर ली। हालांकि अब तक यूके और अमेरिका सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हुए, लेकिन अब बोरिस जॉनसन सरकार ने माना कि उसने यूक्रेन के जवानों को जंग के गुर सिखाए। इसके लिए यूक्रेन के 20 से ज्यादा जवान पिछले दिनों ब्रिटेन पहुंचे थे। इस दौरान वहां यूके की सेना ने उन्हें बख्तरबंद गाड़ियों में लगे हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी थी। सेना की इन गाड़ियों में मैस्टिफ, वुल्फहाउंड और हस्की जैसे खतरनाक वाहन भी शामिल रहे। इनमें मैस्टिफ और वुल्फहाउंड तो अफगानिस्तान जंग में भी अपना जलवा दिखा चुकी हैं, जबकि बख्तरबंद एम्बुलेंस समैरिटन घायल सैनिकों तक तुरंत मदद पहुंचाती हैं। अब यही सेना की गाड़ियां यूक्रेन में पुतिन के जवानों को टक्कर देंगी, क्योंकि बताया गया कि जेलेंस्की की सेना को इस तरह की करीब 120 गाड़ियां दी जाएंगी। उधर दिल खोलकर जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे यूके पर बड़े साइबर हमले का खतरा मंडरा रहा है। खबर है कि पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से बौखलाए पुतिन के वफादार यूके पर साइबर हमला कर सकते हैं, जिस वजह से यूके की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी कई वेबसाइट और वहां के पावर प्लांट खतरे में पड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनके अलावा यूके के हवाई अड्डे और सरकारी नेटवर्क भी रूसी हैकरों के निशाने पर हैं। ऐसे में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के इस्तेमाल पर भी चेतावनी दी, जिसके तहत दूसरी जगह पर मौजूद कंप्यूटर से कोई कर्मचारी अपने घर पर बैठकर भी काम कर सकता है। यही वजह है कि पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने की सलाह दी, ताकि साइबर हमले के खतरे से बचा जा सके। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने आधुनिक ड्रोन घोस्ट की एक खेप को यूक्रेन रवाना कर दिया। कुछ दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैकेज ऐलान किया था, जिसके तहत अमेरिका ने आधुनिक ड्रोन समेत कई हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को यूक्रेन भेजने का फैसला लिया था। इसी कड़ी में अमेरिका ने घोस्ट ड्रोन की पहली खेप भेज दी। बताया गया कि यूक्रेन की जरूरतों को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने इसे तैयार किया, ताकि यूक्रेन की सेना रूस की फौज पर घातक हमले कर सके। घोस्ट ड्रोन दिखने में छोटा जरूर है, लेकिन दावा है कि यह दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है। और इस ड्रोन की खासियत यह भी है कि ये दुश्मनों को चकमा देकर उसके ठिकाने को टारगेट कर लेता है। लेकिन ये कामिकाज़े ड्रोन की तरह उड़ता हुआ बम नहीं होता, बल्कि खुद दुश्मनों पर बम बरसाता है। और दावा है कि पलक झपकते ही ये ड्रोन दुश्मन के बड़े बड़े टैंकों और तोपखानों को ध्वस्त कर सकता है। बताया गया कि घोस्ट ड्रोन दुश्मनों पर तेजी से और कम दूरी पर हमला करने में माहिर है। इसके साथ ही इसका पता लगाना या फिर इसे ट्रैक करना दुश्मनों के लिए काफी मुश्किल है। दावा है कि घोस्ट ड्रोन आत्मघाती स्विच ब्लेड ड्रोन नहीं है, लेकिन इसकी ताकत उससे भी कम नहीं। उधर रूस और यूक्रेन की जंग में प्रतिबंधों वाला खेल बंद नहीं हो रहा। रूस पर लगे प्रतिबंधों का जंग पर अब तक कोई असर नहीं दिखा, लेकिन ब्रिटेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए। इस बार ब्रिटेन ने रूस से आने वाले सामान पर भारी भरकम टैक्स लगाया और कई महंगी चीजों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, जिसका रूस की सेहत पर तगड़े असर का दावा भी कर दिया गया। ब्रिटेन को लगता है कि उसके इस बार के प्रतिबंध बेहद सख्त हैं, ऐसे हैं जिनका रूस की सेहत पर सीधा असर होगा।
पिछले प्रतिबंधों की तरह इस बार भी बैन रूस और बेलारूस दोनों पर लगाया गया। निशाना बनाया गया महंगी चीजों को, मसलन रूस से आने वाली चांदी, हीरे और कुछ बेशकीमती रत्न। इसके अलावा भी बैन वाली लिस्ट में कुछ चीजों के नाम हैं, जबकि ऐसी कई चीजें हैं जिनका कारोबार रूस और ब्रिटेन के बीच में होता रहेगा। लेकिन ब्रिटेन ने अब रूस से आने वाली चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर उन्हें काफी महंगा कर दिया। हालांकि ब्रिटेन की तरफ से पहली बार रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, बल्कि इससे पहले भी ब्रिटेन ने रूस की कई बड़ी कंपनियों और बैंकों पर बैन लगाया था। लेकिन ब्रिटेन को लगता है कि इस बार के प्रतिबंध रूस को बैकफुट पर ला सकते हैं। इससे रूस को तगड़ा नुकसान हो सकता है। रूस और बेलारूस से ब्रिटेन की तरफ जाने वाली स्टील और लोहे से बनी चीजों पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। ब्रिटेन ने इससे पहले भी रूस के बैंकों और कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए ब्रिटेन ने पुतिन पर भी बैन लगाया था। जवाब में पिछले हफ्ते पुतिन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों पर भी बैन लगाया गया था। माना जा रहा है कि रूस से होने वाले इंपोर्ट पर लगा बैन भी उसी की झुंझलाहट है। इसका रूस की सेहत पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने की उम्मीद भी कम ही है। लेकिन ब्रिटेन का दावा है कि उसने ये बैन लगाकर रूस की फौज को यूक्रेन में किए जा रहे हमलों की सजा दी है और इन प्रतिबंधों से रूस से होने वाले करीब 1 बिलियन पाउंड के सालाना कारोबार पर असर पड़ेगा। मतलब रुपए में यह रकम करीब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन यह रकम रूस और ब्रिटेन के बीच हर साल होने वाली तेल और गैस की डील के मुकाबले काफी कम है। अलग अलग तरह के बैन के बावजूद ब्रिटेन ने अब तक रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद नहीं किया है, बल्कि कच्चे तेल की कीमतों में दुनिया भर में लगी आग की वजह से ब्रिटेन में भी लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। खबर है कि नेचुरल गैस के लिए वहां के लोगों को पहले के मुकाबले 54% ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। हालांकि ब्रिटेन अपनी जरूरत के ज्यादातर नेचुरल गैस कतर और अमेरिका से लेता और केवल 8% गैस वहां रूस से आती है। लेकिन रूस से आने वाली 8% गैस पर भी ब्रिटेन बैन नहीं लगा पाया, जबकि तेल और गैस ही इस जंग में अब तक पुतिन की सबसे बड़ी ताकत साबित हुए हैं। जर्मनी जैसे यूरोप के सबसे ताकतवर देशों के लिए भी रूस की नेचुरल गैस बड़ी कमजोरी बनी हुई है और अब लगभग यही कमजोरी ब्रिटेन की भी दिख रही है। हालांकि बोरिस जॉनसन पूरी ताकत से दुनिया को यह बताने में लगे हैं कि पुतिन मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसलिए ब्रिटेन रूस के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगा। बोरिस जॉनसन तो पुतिन के खिलाफ घेरेबंदी करने में 2 महीने से लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि G7 देशों के सामने भी यूक्रेन की जंग का मुद्दा लाया जाएगा। बोरिस के मुताबिक G7 देश मिलकर रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगा सकते हैं। वहीं इस बार बोरिस जॉनसन के प्रतिबंधों और पुतिन के खिलाफ उनकी घेराबंदी से ज्यादा चर्चा कैवियार की हो रही है। ये खाने पीने की दुनिया की सबसे महंगी चीजों में शुमार की जाती है। इसका जिक्र उन चीजों की लिस्ट में है जिनके रूस से इंपोर्ट पर ब्रिटेन ने बैन लगाया है। कैवियार असल में एक स्टर्जन नाम की मछली के अंडे होते हैं। दिखने में ये बिल्कुल मोतियों की तरह दिखते हैं, लेकिन इनकी कीमत महंगे मोतियों से भी कहीं ज्यादा होती है। दिल्ली में चांदी करीब 70,000 रुपए में 1 किलो मिल रही है, लेकिन 1 किलो कैवियार की कीमत करीब 2.5 लाख से शुरू होती है। इतनी ज्यादा कीमत की वजह यह है कि स्टर्जन नाम की यह मछली 10 से 15 साल में एक बार ही अंडे देती है। हालांकि इन अंडों की सेहत के लिए अंडों को बहुत पोषक बताया जाता है। इनमें सेलेनियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन का भंडार होता है। लेकिन इसकी ऊंची कीमत की वजह से इसे रईसों का खाना कहा जाता है, जिसे लोग टोस्ट या सैंडविच के साथ खाते हैं। हालांकि ब्रिटेन के नए बैन के बाद लोगों के लिए यह खाना वहां के रईसों की भी पहुंच से बाहर हो सकता है। इस बीच रूस और यूक्रेन में समझौते के लिए होने वाली बातचीत में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अड़ंगा डाल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इस बातचीत के नाकाम होने की संभावना भी जता दी, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने रूस के साथ बातचीत करने को मगरमच्छ के साथ चर्चा करने जैसा बताया। साथ ही आरोप लगाया कि बैठक के दौरान पुतिन का रवैया उस मगरमच्छ की तरह रहता है जिसके जबड़े में आपका पैर फंसा हुआ हो। ऐसे में जॉनसन को लगता है कि बातचीत के जरिए इस युद्ध के खत्म होने की उम्मीद काफी कम है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया जब एक दिन पहले रूस ने ज़ेलेंस्की सरकार के सामने समझौते की नई शर्तें रख दी। बोरिस जॉनसन की नाराजगी की एक वजह रूस के विदेश मंत्रालय का बयान भी है, जिसमें उसने यूक्रेन पर समझौते की प्रक्रिया से भागने का आरोप लगा दिया। यानी बैठक के लिए टेबल पर आने से पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच फिर विवाद खड़ा हो गया। उधर तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच संयुक्त राष्ट्र शांति दूत बनकर उभर सकता है। जंग के बीच यूएन महासचिव ने यूक्रेन और रूस सरकार को एक खत लिखा
और इसमें उन्होंने युद्ध को खत्म करने के लिए दोनों देशों के प्रमुखों से मिलने का वक्त मांगा ताकि यूक्रेन में शांति के लिए तुरंत कदम उठाए जा सकें। इस काम के लिए एंटोनियो गुतेरेस मॉस्को और कीव में 2 अलग-अलग बैठक कर सकते हैं। यानी मॉस्को में उनकी पुतिन के साथ यूक्रेन पर जारी हमले रोकने पर चर्चा होगी, जबकि कीव में ज़ेलेंस्की सरकार से युद्ध खत्म करने से जुड़े प्रस्ताव पर बात की जाएगी। असल में यूएन इस युद्ध की शुरुआत से ही दोनों देशों को बातचीत के जरिए झगड़े निपटाने की सलाह देता आया है, लेकिन उसकी इस सलाह पर अब तक किसी ने अमल नहीं किया। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र नहीं चाहता कि 2 देशों का ये झगड़ा विश्व युद्ध में बदले, इसीलिए उसने अपनी कोशिशें तेज कर दी।